क्या आपको भी ये डर है कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से कहीं आपका पैसा डूब ना जाए? क्या आपको भी स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है? तो क्या हो अगर हम आपको कहें कि आप बिना स्टॉक मार्केट के भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं? यकीन मानिए, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका ऐसा भी है जिसमें आपको ना तो स्टॉक मार्केट के मुश्किल नियमों में फंसने की जरूरत है और ना ही पैसे डूबने का कोई खतरा है। और ये तरीका भी कोई आज का आया हुआ नहीं है, बल्कि सदियों से दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 20वीं सदी के अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, रिचर्ड रसल जूनियर, जो अपने कुछ कोट्स की वजह से काफी मशहूर रहे हैं। उनका एक ऐसा ही मजेदार कोट है कि गोल्ड हमेशा बना रहेगा, और जब डॉलर, यूरो और उनके जैसी दूसरी करेंसीज सिर्फ हमारी यादों में रह जाएंगी, तब गोल्ड ही हमारी असली संपत्ति होगी। अब बात सही भी है, क्योंकि इंसान के इतिहास में जितनी वैल्यू या कीमत सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की रही है, उतनी किसी और चीज की नहीं रही। बीती कुछ सदियों में हमने करेंसी का इस्तेमाल भी शुरू किया है, लेकिन तब भी सोने चांदी जैसे मेटल और हीरे मोती जैसे जेमस्टोन्स की वैल्यू वैसी की वैसी बनी हुई है। यहां तक कि आज भी लोगों की रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उनके पास कितने हीरे जवाहरात हैं। लेकिन कागज के नोट, सिक्कों या करेंसी के चलन के साथ ही हीरे और जवाहरात की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। फिर देखते ही देखते डिजिटल इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का दौर आ गया। आज हर एक आदमी घर बैठे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। स्टॉक ट्रेडिंग का चलन आज बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट की हर घर तक पहुंच बनने के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत आम बात हो चुकी है। भारत में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो अलग अलग वजहों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अब किसी को स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होती तो कोई पैसे डूब जाने के डर से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन स्टॉक मार्केट तो आजकल की बात है। भारत के लोग सदियों से जिन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें उनका भरोसा आज तक बना हुआ है। और तो और, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट के रिस्क के डर से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये ट्रेडिशनल रास्ता बेहतर साबित हो सकता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रेशियस मेटल्स और जेमस्टोन्स की। प्रेशियस मेटल्स में सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसे पदार्थ शामिल होते हैं। वहीं जेमस्टोन्स की बात करें तो उनमें हीरा, मोती, नीलम और रूबी जैसे बेशकीमती पत्थर शामिल हैं। भारत के लोग बीते काफी लंबे वक्त से इन्हीं मेटल और जेमस्टोन्स में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। खासकर सोना चांदी तो भारत के लगभग हर घर में खरीद कर रखा ही जाता है। ऐसे में आप स्टॉक मार्केट की जगह पूरी तरह इन्हीं चीजों पर डिपेंड होकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद प्रेशियस मेटल्स और जेमस्टोन्स में इन्वेस्टमेंट करने के भी कुछ नियम हैं और कुछ ऐसी बारीक बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। यहां हम बात करेंगे कि कैसे प्रेशियस मेटल्स और जेमस्टोन्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और इन्वेस्टमेंट के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही इस तरह के इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह के रिस्क जुड़े हैं और उनका मुकाबला कैसे करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आज के इस तरह के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न पाने का कितना स्कोप है और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। इस पर भी बात होगी कि इतिहास में इस तरह के इन्वेस्टमेंट का रोल क्या रहा है और आगे इसके लिए कितनी संभावनाएं हैं। एक लाइन में कहें तो सोना, चांदी, प्लैटिनम, डायमंड, नीलम और रूबी जैसे प्रेशियस मेटल्स और जेमस्टोन्स में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए, देर किस बात की, बने रहिए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी ये खास पेशकश। लगभग हर भारतीय घर में गहनों के रूप में थोड़ा बहुत सोना तो खरीदा ही जाता है और इसी वजह से सोने का इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ट्रेडिशनल और पुराना तरीका है जिसमें लोग पैसे लगाया करते थे। इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर में किस देश के पास कितना सोना है, ये उनकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर डालता है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जैसी चीजें आने के बाद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लगातार कम होता गया। लेकिन स्टॉक मार्केट से जुड़े इन्वेस्टमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क बना रहता है, जिसकी वजह से
सब लोग इसकी तरफ जाने के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपका पैसा सीधी तरह इन्वॉल्व रहता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके बारे में सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि हमें गोल्ड के बारे में भी ये पता होना चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना फायदेमंद है और क्या इसके कोई नुकसान भी हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला फायदा तो यही है कि इसमें आपके पैसे डूबने का खतरा बिल्कुल कम होता है, क्योंकि सोने के प्राइस कभी भी बहुत ज्यादा घटते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ बढ़ते ही रहते हैं। सोने का इन्वेस्टमेंट भले आपको किसी कंडीशन में ज्यादा प्रॉफिट ना दे, लेकिन कम से कम आपका नुकसान नहीं होने देगा। इसलिए अगर आप इस चीज की चिंता करते हैं कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए, तब सोने से बेहतर इन्वेस्टमेंट दूसरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज भी लोगों का इन्वेस्टमेंट के रूप में सोने पर भरोसा बना हुआ है। आप खुद भी ये देख सकते हैं कि आज से 2 साल पहले सोना जिस भाव पर मिला करता था, आज आपको नहीं मिल सकता। यानी इतना तो तय है कि सोना खरीदने पर आपको रिटर्न्स तो अच्छे मिलेंगे ही, लेकिन यह आपको तय करना होगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स कैसे हैं और क्या सोने से मिलने वाला रिटर्न आपके लिए काफी है। अगर ऐसा है तो सोने में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सोना खरीदना भले ही एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का तरीका रहा हो, लेकिन आज की मॉडर्न इकोनॉमी में भी इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है। एक वक्त ऐसा भी था जब किसी देश की करेंसी की कितनी वैल्यू होगी ये इस बात से तय होता था कि उस देश के पास सोने के रिजर्व कितने हैं। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। हालांकि फिर गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह यूएस डॉलर ने ले ली और अब यह कहना मुश्किल है कि कभी गोल्ड दोबारा डॉलर की जगह ले पाएगा या नहीं। लेकिन तब भी गोल्ड की अहमियत आज भी है। आप सोच रहे होंगे कि जब मॉडर्न इकोनॉमी में यूएस डॉलर गोल्ड की जगह ले चुका है, तब फिर गोल्ड इतना जरूरी मेटल कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही गोल्ड आज देशों के बीच में व्यापार में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन तब भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर गोल्ड का असर दिखाई देता है। दुनिया भर के कई नेशनल बैंक अपने पास गोल्ड स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर कभी वर्ल्ड इकोनॉमी में मंदी आए तो उससे निपटा जा सके। सोने में इन्वेस्टमेंट की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप सोने को जब मर्जी चाहे जहां आसानी से कैश में बदल सकते हैं। इस क्वालिटी को लिक्विडिटी कहा जाता है। गोल्ड की लिक्विडिटी दुनिया के किसी भी हिस्से में एक जैसी बनी रहती है। यानी अगर आपके पास गोल्ड है तो आप भारत में भी उसको बेचकर पैसे ले सकते हैं और दूर यूरोप और अफ्रीका के किसी देश में भी सोना बेचकर पैसा लिया जा सकता है। और तो और, जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तब आप अपना सोना बेचकर उसे कैश में बदल सकते हैं, जबकि स्टॉक्स में किए गए इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। गोल्ड के साथ जुड़ी हुई एक और खासियत यह है कि अगर सोने का दाम कम भी हो जाए तब भी उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दुनिया में सोने को हमेशा एक कीमती मेटल ही माना जाएगा, भले ही उसकी कीमत थोड़ी बहुत कम ही क्यों ना हो जाए। और जब कोई मेटल हमेशा कीमती माना जाता है तब भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर इकोनॉमी में मंदी आ जाए तो आपका रिटर्न भी कम हो सकता है और यहां तक कि आपको अपने पैसों से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन सोने में इन्वेस्टमेंट पर मार्केट की मंदी का कोई असर नहीं होता और अगर मार्केट मंदा चल रहा है तब उल्टा सोने से बेहतर दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न नहीं दे सकता। इसके अलावा गोल्ड की यह खासियत तो है ही कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। गोल्ड अपने आप में एक यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि भारत के लोग गोल्ड को वैल्यूएबल समझते हों और सऊदी अरब के लोग ना समझते हों, बल्कि गोल्ड की वैल्यू दुनिया के किसी भी देश में वैसी ही है जैसी भारत में है। अब ये तो हो गई सोने में इन्वेस्टमेंट की कुछ खूबियां जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जब मामला पैसों का हो तब सिर्फ खूबियां जानने से काम नहीं चलता, बल्कि चीजों की कमियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं तब बदले में आपको जो रिटर्न मिलता है वो उतना ही होगा जितना सोने की कीमत है। लेकिन आपने सोना खरीदा और उसकी कीमत आपके खरीदने के बाद अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब आप उस सोने को मार्केट में बेचेंगे, तब कहीं जाकर आपको आपका रिटर्न मिल पाएगा। लेकिन अगर सोने की कीमत में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया है तब आपको रिटर्न भी कुछ खास नहीं मिल पाएगा।
अब वैसे तो सोने में इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके घर पर बहुत सारा सोना पड़ा है, तो क्या आप उसे घर पर ऐसे ही छोड़ देंगे? ऑब्वियसली आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तब आपको अपने स्टॉक को कहीं संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चोरी नहीं किया जा सकता। लेकिन सोना तो एक फिजिकल मेटल है जो चोरी भी हो सकता है। इसलिए उस सोने को सुरक्षित रखने के लिए आपको बैंक में लॉकर लेना होगा या फिर उसकी सेफ्टी के दूसरे ध्यान करने होंगे, जिसमें आपको कुछ खर्चा आएगा। दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स में भी कुछ छूट मिल जाती है, लेकिन गोल्ड में किए गए इन्वेस्टमेंट पर छूट मिलना तो दूर, ऊपर से टैक्स रेट भी काफी ज्यादा है। ऐसे में गोल्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको हल्का सा महंगा भी पड़ सकता है। यानी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के अलावा भी आपको अपनी जेब ढीली करते हुए थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ सकता है। इन सभी खूबियों और खामियों को ध्यान में रखकर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये था इस सवाल का जवाब कि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है। उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में ये तस्वीर एकदम क्लियर हो चुकी होगी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और वो आपके लिए काफी है या नहीं। किसी आधार पर आप ये भी तय कर चुके होंगे कि आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना है या नहीं। तो अब अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मन बना चुके हैं, अब अगर आपका फैसला ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए सोना कैसे खरीदा जाए। आप सोच रहे होंगे कि यह भी भला कोई सवाल हुआ, सोना ही तो है, सुनार की दुकान से खरीद लेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदना और गहने के रूप में सोना खरीदना दो अलग बातें हैं। आमतौर पर भारत में गहनों के जरिए सोना खरीदते वक्त किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जाती है, जबकि हकीकत यह है कि जब आप गहने बनवाकर उसके जरिए सोना खरीदते हैं तब उसमें कुछ वेस्टेज भी होता है और आपसे मेकिंग चार्ज के रूप में एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जाता है। ऐसे में एक दूसरा तरीका बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सोने के सिक्के खरीदने का भी है, लेकिन इसके साथ नुकसान यह है कि बैंक आपको सिक्के तो दे देता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दोबारा आप उसे बैंक में बेच नहीं सकते। इसके बाद तीसरा तरीका सोने के बिस्किट खरीदने का है। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs भी एक तरीका है, जिसका चलन बीते कुछ वक्त में काफी बढ़ गया है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं उसी तरह आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। हालांकि ये गोल्ड आप खरीदकर अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन वो रहेगा आपके नाम ही, इसे आप जब चाहे कैश में बदल सकते हैं। इस तरह से सोने में इन्वेस्ट करने पर आपको उसके चोरी होने का भी डर नहीं रहेगा। और तो और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर सरकार टैक्स भी कम चार्ज करती है। ETFs के अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको फिजिकल गोल्ड रखने की जरूरत भी नहीं होती। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप सोना नहीं खरीदते, बल्कि गोल्ड माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको मार्केट की मंदी के दौरान नुकसान झेलने से बचाता है। दरअसल इस तरह के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी ताकि जब मार्केट गिरने लगे तब इन्वेस्टर को थोड़ा सहारा मिल सके। हालांकि गोल्ड की कीमत में लगातार आने वाले बदलावों की वजह से इस तरह के इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। गोल्ड के ग्लोबल मार्केट में अगर सोने के प्राइस में हल्की सी भी कमी आएगी तो आपको आपके रिटर्न में भी कमी का असर दिखाई देगा। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को 8 साल या उससे लंबे वक्त तक खरीदना चाहते हैं तो आपको रिटर्न भी नए गोल्ड प्राइस के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी अगर सोने की कीमत मार्केट में बढ़ती है तो गोल्ड ट्रेडेड फंड पर आपको रिटर्न भी उसी मार्केट रेट के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा देश भर में तकरीबन सभी बड़े ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को गोल्ड स्कीम्स ऑफर करते हैं। गोल्ड स्कीम के तहत आपको एक तय वक्त के लिए तय रकम को ज्वेलर के पास जमा करना होता है और उसके बाद जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की सभी किश्त पूरी कर चुके होते हैं तब आपको रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न को आप चाहे तो पैसों के रूप में ले सकते हैं या फिर उसी ज्वेलर से सोना खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, हर ज्वेलर की गोल्ड स्कीम अलग तरह से काम करती है, इसलिए आपको पहले ज्वेलर से बात करके उसकी गोल्ड स्कीम से जुड़ी हुई सभी बातों को समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए।
डिजिटल गोल्ड नाम का एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, डिजिटल गोल्ड का मतलब है कि आप डिजिटल मोड में गोल्ड खरीद कर रख सकते हैं। अब आप किसी ज्वेलर के पास जाकर 200 रुपए का गोल्ड नहीं खरीद सकते, लेकिन डिजिटल गोल्ड के जरिए आप मिनिमम 1 रुपए का गोल्ड भी खरीद सकते हैं। आप जो भी गोल्ड खरीदेंगे उसे आपके डिजिटल वॉलेट में जमा कर दिया जाएगा, जिसे डिजिटल तरीके से ही बेचकर आप अपने खाते में कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। और आखिर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स नाम से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक भी देता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए आप सरकार को पैसा चुकाकर उनसे सोने का बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिसका इस्तेमाल फिजिकल फॉर्म में सोने के बदले किया जा सकता है। यानी आपको जो बॉन्ड दिया जाएगा वो सरकार की तरफ से एक किस्म का वादा होता है, जो एक वक्त के बाद आपको उसके बदले में कैश देने की गारंटी देता है। इस तरह इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए और इसके फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए आपकी जैसी जरूरत हो उस हिसाब से आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का तरीका होने के साथ साथ काफी भरोसेमंद भी है, लेकिन आज के दौर में गोल्ड के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का चलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स के तहत छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करके स्टॉक मार्केट में लगाए जाते हैं। गोल्ड की तरह म्यूचुअल फंड्स भी अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में से आपके लिए कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है। अब यह जानने के लिए हमें गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करके यह देखना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स दोनों ही आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था। वहीं गोल्ड से जो रिटर्न मिलता है वो पूरे देश में एक जैसा ही मिलेगा और इसके साथ सबसे कम रिस्क जुड़ा होता है, जबकि म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होने की वजह से वहां रिस्क फैक्टर काफी बढ़ जाता है। यही वजह है कि जब मार्केट मंदा चल रहा हो तब म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उस दौरान भी गोल्ड में किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको कोई घाटा नहीं होगा। हां, यह बात जरूर है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जबकि गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट सिर्फ तब मिलता है जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ ही गोल्ड खरीदकर जब आप अपने घर पर रखते हैं तब वो आपको समय समय पर ब्याज के रूप में पैसा नहीं दे सकता जिसे आप दोबारा इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन म्यूचुअल फंड से आपको जो रिटर्न मिलता है उन्हें आप दोबारा इन्वेस्ट करके उनसे भी रिटर्न पा सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो गोल्ड और म्यूचुअल फंड दोनों की अपनी कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमजोरियां भी हैं। इसलिए यह आपको तय करना है कि आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें आपको टैक्स में बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलती है, जबकि रिटर्न फंड्स में आपको टैक्स छूट का ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों पर लगने वाले टैक्स को भी जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे भी एक इन्वेस्टर के लिए उसके रिटर्न पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर गोल्ड के मामले में तो यह सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आप जो सोना मार्केट से खरीदते हैं उस पर एक अलग टैक्स लगता है और गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर अलग टैक्स लगता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब उससे मिलने वाले रिटर्न पर तब तक कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं होता जब तक आप उसे 36 महीनों तक अपने पास रखें। लेकिन अगर आप लंबे वक्त तक डिजिटल गोल्ड से रिटर्न लेना चाहते हैं तब आपको अपने रिटर्न पर 20% टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप थोड़े वक्त के लिए मार्केट से फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तब उस गोल्ड की कीमत को आपकी इनकम के साथ जोड़कर देखा जाता है और तब अगर आपकी इनकम पर लगने वाला इनकम टैक्स आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड में लंबे वक्त तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको उस पर भी 20% टैक्स चुकाना होगा। सोने में इन्वेस्ट करते वक्त आपको और भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उनमें से सबसे पहली बात है गोल्ड इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस। फिजिकल गोल्ड का मामला तो सुलझा हुआ है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस मार्केट रेट पर डिपेंड करती है जो आमतौर पर बढ़ती रहती है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड स्टॉक्स की कीमत
स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करती है, जो ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए अगर आप इस दूसरे तरीके से गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले आपको जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और वहां से रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है। फिर दूसरी ध्यान रखने वाली चीज है सिक्योरिटी, क्योंकि गोल्ड अगर आप फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं तब उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। हां, अगर बॉन्ड के रूप में गोल्ड खरीदा जाए तब आपको उसकी सिक्योरिटी की परवाह करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। इन सभी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मामला पैसों का है और जहां पैसों का मामला होता है वहां रिस्क नहीं लिया जाता। वैसे तो गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल आंखें मूंद कर गोल्ड पर पैसा लगा दें। इसीलिए ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करना जिनका ध्यान रखना तब जरूरी हो जाता है जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हों। गोल्ड की सिक्योरिटी से लेकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके आपको पता होने चाहिए, ताकि इनमें से जो तरीका आपको सबसे बेहतर सूट करता हो उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। पिछले एपिसोड तक हमने सोने में इन्वेस्टमेंट करने के फायदों के बारे में चर्चा करते हुए काफी सारी बातें की थी। अब उसके साथ शायद ये जानना भी जरूरी है कि जब महंगाई बढ़ रही हो तब भी सोने में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। ये एक सच है कि भले ही महंगाई यानी इन्फ्लेशन के दौरान स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन गोल्ड तब भी आपको अच्छे रिटर्न दिलवा सकता है। जब किसी देश में महंगाई बढ़ती है तब मार्केट में मंदी आ जाती है, क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, और तो और लोगों के पास खरीदारी करने के लिए भी पैसा कम होता है। लेकिन यकीन मानिए, यही सबसे बेहतर वक्त होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किसी भी और तरह के इन्वेस्टमेंट के मुकाबले गोल्ड की वैल्यू बहुत लंबे वक्त तक बनी रहती है। इसी वजह से गोल्ड महंगाई की मार को भी सह जाता है। इसी तरह कोविड-19 के बाद वैसे भी दुनिया भर की इकोनॉमी में मंदी आई हुई है और महंगाई तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इसी वजह से लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे बहुत कम हैं, तो ऐसे में मार्केट से रिटर्न मिलना भी कम हो जाता है। लेकिन तब भी गोल्ड की वैल्यू वैसी की वैसी बनी रहती है। गोल्ड की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से कमजोर हो सकती है, जबकि गोल्ड के लिए आपको किसी भी जगह पर अच्छी कीमत मिलती है। खासकर वो लोग जो अपने रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना महंगाई के दौर में सबसे बेहतर है, क्योंकि अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर वे अपने पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते। गोल्ड और स्टॉक मार्केट में एक ऐसा रिलेशन है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तब गोल्ड की कीमत ऊपर बढ़ने लगती है, और यही वजह है कि मंदी के दौरान गोल्ड में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। अगर हम डेटा की बात करें तो पिछली कुछ सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की मंदियों के दौरान सोने के भाव में गजब का उछाल देखा गया था, जबकि उसी दौरान कई बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे। यही हाल साल 2007 की मंदी के वक्त हुआ था, जब सोने की कीमतें लगभग 25% तक बढ़ गई थीं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा मंदी के दौर में ही गोल्ड में निवेश करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कोई भी वक्त सबसे अच्छा वक्त ही होता है, लेकिन अगर मार्केट में मंदी चल रही हो तब ऐसे दौर में गोल्ड इन्वेस्टमेंट बाकी सभी तरह के इन्वेस्टमेंट से बेहतर माना जाता है। अब अगर हम भारत की ही बात करें तो यहां गोल्ड में निवेश करना एक पुरानी परंपरा रही है, जो हम आज भी आमतौर पर बहुत से घरों में देखते हैं। भारत आज भी ऐसे देशों में आता है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पुरखे लंबे वक्त से गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में चीजों की मांग बढ़ती है, वैसे ही उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होती रहती है। भारत में सोने की कीमतों के डेटा पर अगर आप नजर डालें तो पाएंगे कि साल 1964 में 10 ग्राम सोना 63 रुपए 25 पैसे की कीमत पर मिल रहा था। वहीं साल 1980 के आसपास यह आंकड़ा 1000 रुपए को पार कर गया। फिर साल 2007 में जब सोने ने 10,000 रुपए का आंकड़ा पार किया तो उसके बाद फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। आज भारत में सोने की कीमत 50,000 रुपए को पार कर चुकी है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बीते कुछ सालों में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। साल 2021 और 2022 के बीच सोने की कीमत
करीब करीब 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ चुकी है। जबकि इसी दौरान दुनिया में रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से स्टॉक मार्केट में भारी मंदी देखी गई थी। स्टॉक मार्केट में आई मंदी की वजह से दुनिया भर में लोगों ने सोने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसी वजह से सोने की कीमतें लगातार बढ़ती चली गई। यही वजह है कि जब भी मार्केट में कोई क्राइसिस होता है तब सोने में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को उसका बहुत फायदा होता है। इसी तरह साल 2019 और 2020 के सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क देखा जा सकता है। साल 2019 में जहां सोने की कीमत 35,000 रुपए के आसपास थी, वहीं 2020 में ये बढ़कर 48,000 का आंकड़ा पार कर गई। ये वो दौर था जब कोविड-19 के आने की वजह से स्टॉक मार्केट बुरी तरह कमजोर हो चुका था। साल 2020 के आखिर तक जब कोविड-19 का असर कम हुआ और स्टॉक मार्केट दोबारा ग्रो करने लगा, तो सोने की कीमतों में भी कमी देखी गई। इन आंकड़ों की मदद से ये कंक्लूजन निकालना और भी आसान हो जाता है कि गोल्ड की कीमत और स्टॉक मार्केट का रिश्ता ऐसा है कि एक मजबूत हुआ तो दूसरा अपने आप कमजोर होने लगेगा। भारत में सोने की कीमतों में आने वाले बदलाव के लिए और भी कुछ चीजें जिम्मेदार हैं, जिन पर बात करना जरूरी है। किसी भी सामान की कीमत इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मार्केट में उस सामान की मांग कितनी है। अगर किसी सामान की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा ही होगी, और अगर किसी सामान की डिमांड कम है तब उसकी कीमत भी कम रहेगी। गोल्ड की कीमत के साथ भी मार्केट का यही नियम काम करता है। भारत में लोग शादी और ऐसे ही दूसरे मौकों पर सोना खरीदना पसंद करते हैं और इसीलिए सोने की डिमांड में बढ़ोतरी होने के साथ साथ इसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होती रहती है। इसके साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में होने वाली हलचल भी दुनिया भर में सोने की वैल्यू तय करने में अपना रोल निभाती है। दुनिया भर में सोना और उसके जैसे दूसरे प्रेशियस मेटल जैसे कि चांदी और प्लैटिनम को भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ यानी सुरक्षित माना जाता है, जबकि इसके उलट ऑयल और उसके जैसी दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ नहीं समझा जाता, क्योंकि वो पूरी तरह स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होती हैं। यही वजह है कि लोग ग्लोबल लेवल पर भी सोने में निवेश करना पसंद करते हैं और उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। ग्लोबल लेवल पर होने वाले बदलाव के अलावा भी देश के अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसी काम करती है, उससे भी सोने की कीमत पर काफी असर पड़ता है। देश में होने वाले इकोनॉमिक बदलाव या दूसरे किसी बड़े तरह के बदलाव की वजह से सोने की कीमत में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। सोने की घटती बढ़ती वैल्यू की वजह से आपको उस पर निगरानी रखनी होगी और अपने लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया वक्त खोजना होगा। देश और दुनिया में होने वाली कई बड़ी घटनाओं की वजह से जब शेयर मार्केट नीचे गिरता है तब गोल्ड के प्राइस ऊपर बढ़ते हैं। ये आपको अब पता होना चाहिए। इसलिए दुनिया भर में होने वाली चीजों की जानकारी रखते हुए जब सोने की कीमत कम हो तब आप उसे खरीद लें, और जब वो बढ़ने लगे तब आप उसे बेचकर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सोने को इसलिए खरीदा जाता है ताकि जब आप खुद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हों तब उसे बेचकर आप अपनी हालत सुधार सकें। भारत में जब आप गोल्ड खरीद रहे हों तब कुछ बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले तो जब आप गोल्ड खरीदने जाएं तब फिजिकल गोल्ड पर हॉलमार्क का निशान जरूर चेक कर लें। हॉलमार्क का निशान होने पर यह इस बात की गारंटी होता है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वो अपनी क्वालिटी में एक बढ़िया प्रोडक्ट है। इसलिए ध्यान रहे कि आप हमेशा हॉलमार्क के निशान वाला गोल्ड खरीदें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आप जो सोना खरीद रहे हो वो प्योर हो और उसमें बेवजह दूसरे मेटल ना मिलाए गए हों। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जब आप सोना खरीदने जाएं तब आपको मार्केट की मूवमेंट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके सोना खरीदने के वक्त मार्केट डाउन चल रहा है तब ये सोना खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम है, और जैसे ही उसके बाद मार्केट ऊपर जाए तब आप उस सोने को बेचकर बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। ये तमाम बातें सोने में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान ध्यान में रखे जाने लायक हैं। अगर आप इनमें से हर एक बात को अच्छे से समझ लें और उसी के हिसाब से सोने में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपना नुकसान करवाने से तो बच ही सकते हैं, साथ ही अच्छे रिटर्न पाने का मौका भी मिलता है। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सबसे ट्रेडिशनल तरीका गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, जिसकी तरफ आपको अपना रुख करना चाहिए। जब हम प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी, प्लैटिनम और डायमंड जैसे दूसरे कीमती मेटल्स भी शामिल हैं।
अब पिछले एपिसोड में जहां हमने गोल्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी चीजों के बारे में चर्चा की, वहीं अब हम सिल्वर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका यह जानना जरूरी है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता है। साल 2018 में हुए वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में सिल्वर प्रोड्यूस करने वाले देशों में भारत का स्थान 12वां है। ये न सिर्फ सिल्वर को प्रोड्यूस करता है, बल्कि ये इसके सबसे बड़े मार्केट्स में से भी है। अगर बात करें एशिया की, तो इस मामले में भारत सबसे पहले नंबर पर है और यहां होने वाली सिल्वर की डिमांड के मुताबिक दुनिया भर में इसकी कीमतों पर असर पड़ता है। तो इन बातों से इतना तो साफ हो गया है कि भारत के मार्केट में सिल्वर का कितना बड़ा रोल है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे असली मुद्दे पर, यानी यहां पर सिल्वर के इन्वेस्टमेंट में कितना स्कोप है। दरअसल गोल्ड में इन्वेस्ट करना जितना फायदेमंद है, उतना ही कीमती भी। और अब हर मिडिल क्लास परिवार के लिए ऐसे कीमती इन्वेस्टमेंट्स करना मुमकिन नहीं है। तो सिल्वर एक ऐसा ऑप्शन है जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए है। जब आप सिल्वर में छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब सिल्वर कॉइन्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, जिन्हें घर पर स्टोर करना आसान होता है। सिल्वर में इन्वेस्ट करने की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि सोना सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के अलावा और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल कामों में किया जाता है, जैसे कि सोलर पैनल, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे कई सारे गैजेट्स में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहां सिल्वर की डिमांड भी लगातार बनी रहेगी। वहीं सिल्वर में इन्वेस्टमेंट भी एक सही प्लान के साथ किया जाना चाहिए, और उसके लिए जरूरी यह है कि हम इससे जुड़े नियमों को अच्छे से समझ लें। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, तो सिल्वर से बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि इसका दाम बाकी कीमती मेटल से कम होता है। वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं और अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहते, तो ऐसे में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। चांदी के सिक्कों की एक अच्छी बात यह भी है कि ये आपको नजदीकी बैंकों में आसानी से मिल जाएंगे। बाकी अगर आप चाहें तो अपने आसपास के ज्वेलर से भी चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। हालांकि सोने के सिक्कों की तरह चांदी के सिक्के भी बैंक सिर्फ बेचता है, लेकिन दोबारा आपसे खरीदता नहीं है। इसलिए आपको ज्वेलर के पास जाकर ही चांदी के सिक्के बेचने होंगे। ये तो हुई छोटे इन्वेस्टमेंट की बात, लेकिन अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो चांदी के बिस्किट्स खरीदना आपके लिए सही रहेगा। सोने के बिस्किट्स की तरह चांदी के बिस्किट्स की भी मार्केट में बहुत डिमांड है, इसलिए जब आप उन्हें दोबारा बेचने जाएंगे, तब आपको आसानी से कोई भी खरीदार मिल जाएगा। यहां आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको जहां सबसे बढ़िया डील मिल रही हो और जिस सप्लायर पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, उसी से चांदी खरीदनी है। हालांकि जहां एक और चांदी के सिक्के आपको बैंक में आसानी से मिल जाएंगे, वहीं चांदी के बिस्किट के लिए आपको ज्वेलर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक नहीं बेचता है। सिल्वर में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तीसरी जरूरी बात है ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट का सही इस्तेमाल करना। ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट एक तरह के एग्रीमेंट की तरह काम करता है, जिसमें आप पैसे चुकाते हैं और उसके बदले में आपके नाम कुछ सिल्वर कर दिया जाता है। यह होता तो आपका ही है, लेकिन आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया जाता। अगर आप उन लोगों में से हैं जो घर पर फिजिकल फॉर्म में सिल्वर स्टोर करके नहीं रखना चाहते, तो आपके लिए ऑनलाइन मार्केट इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको फिजिकल सिल्वर के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट के जरिए सिल्वर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे अलग से रख लेने चाहिए। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से भी आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे अपने पास रख लेने चाहिए, जिससे अगर ऑनलाइन मार्केट में चांदी की कीमत अचानक बढ़ जाती है, तो आपको इन्वेस्टमेंट रोकना ना पड़े। आप ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट को आसानी से मार्केट में बेचकर उसके बदले में कैश ले सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले बेचना होगा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि जब आप सिल्वर बेच रहे हों, तो उसकी कीमत बढ़ी हुई हो। इसके लिए आप चांदी की कीमतों पर अपनी नजर रखें, क्योंकि इससे आपको ही फायदा मिलेगा। हालांकि फिजिकल फॉर्म में मिलने वाला सिल्वर और ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए आपको कीमत का अंदाजा लगाने में बहुत मुश्किल नहीं होगी।
अब बात करें इन्वेस्टमेंट से जुड़े चौथे नियम की, तो याद रखें कि आपको हमेशा सिल्वर किसी भरोसेमंद सप्लायर से ही खरीदना है जो सिल्वर के प्योरिटी टेस्ट के लिए तैयार हो। कभी भी ऐसे ज्वेलर से सिल्वर ना खरीदें जिससे आपकी जान पहचान ना हो, क्योंकि ऐसे में चांदी की प्योरिटी को लेकर खतरा बना रहता है। इसके अलावा एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कई लोग चांदी के सिक्के और बिस्किट खरीदने के बाद अपने घर पर रखते हैं। इस तरह उनके पास घर पर चांदी का बड़ा सा स्टॉक जमा हो जाता है। अब थोड़ा बहुत सिल्वर घर पर हो तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा घर में होना आपकी अपनी सेफ्टी पर भी असर डालता है, जिसका ख्याल आपको खुद रखना होगा। इसका आसान तरीका यह है कि सिल्वर को बैंक के लॉकर में जमा कर दें। ऐसे में जब भी जरूरत हो आप लॉकर से सिल्वर निकालकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हमने जिन बातों की चर्चा की वो सिल्वर इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ जरूरी नियम थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी ही कुछ बातें और भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनको ध्यान में रखकर अगर आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट से बढ़िया प्रॉफिट भी कमा पाएंगे।